हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइडियोलॉग। हमारी सीरीज़ जो है इंडियन पॉलिटी को लेके शुरू हो चुकी है इस चैनल पे। और हम जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ जो कि अमेंडमेंट है उससे हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। सबसे पहले हम क्या इस सीरीज़ में पाने वाले हैं, हम बिल्कुल कट टू कट चीज़ें पढ़ेंगे, यानी जितना छोटे से छोटे में हम इन चीज़ों को ख़त्म करें। देखिए, ये हमारी अमेंडमेंट की फ़ाइल है। हम इसको आपको दिखाते हैं कितने उसमें ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको इसको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अमेंडमेंट में आपको 2 पेजेस में इतने अच्छे से समझा के ख़त्म कर दूंगा कि आपको अमेंडमेंट कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप शुरू में ट्राई करें कि इनके नोट्स बनाएं आप। बाद में हो सकता है मैं टेलीग्राम के थ्रू इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, हम अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अमेंडमेंट के बारे में हमने आज तक जो भी पढ़ा है सबसे पहले उसको भुला देने की ज़रूरत है। मैं जो आपको बताऊंगा, आप सिर्फ इसको याद रख के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जाएंगे तो आपसे सवाल ज़रूर बनते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अब इसके बारे में बेसिक चीज़ें सबसे पहले समझते हैं, बेसिक्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया में जो है 105 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं पिछले 70 सालों में। लेकिन वहीं हम दूसरे छोर पे अगर कम यूएसए से कंपेयर करें तो 27 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं पिछले 200 सालों में। इसे देख के क्या पता चलता है, इंडिया में 105 बार हुआ है, यूएसए में सिर्फ 27 बार हुआ है। बल्कि हमसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल साइड पे है, और जो यूएसए का है वो थोड़ा सा रिजिड साइड पे है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रोविजंस अमेंडमेंट को लेकर कंसर्न है वो है आर्टिकल 368। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट से डील कर रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें याद रखना है आर्टिकल 368। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। ये वाला पॉइंट अभी हम थोड़ा सा रुकते हैं, हम इस पे चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? एवरी अमेंडमेंट इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय 3/4 स्टेट्स। यानी यूएसए में अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अमेंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अमेंड करना है तो वहाँ के 75% यानी 3/4 ऑफ द स्टेट्स का रेटिफाई करना ज़रूरी है। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इंडिया में ये आंकड़ा सिर्फ 50% है, दैट इज़ वन 1/2। और वो भी कुछ गिनी चुनी चीज़ों को लेके है, यानी वरना इसके अलावा जो मोस्टली पावर दिया गया है वो यूनियन के पास है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। चलिए ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इन यूएसए 2/3 ऑफ स्टेट्स कैन ऑथर अ प्रपोजल टू द यूएस कांग्रेस। यानी 2/3 ऑफ यूएस स्टेट्स अपनी तरफ से भी प्रपोज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रपोजल का जो दायरा रखा गया है वो सिर्फ यूनियन को दिया गया है, इसमें स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है भी तो वो आगे प्रोसीजर में है, स्टार्ट करने का प्रोसीजर बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का स्टेट्स के पास नहीं है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, टू प्रपोज एन अमेंडमेंट सच थिंग्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। अच्छे से पढ़ें। चलिए, अब हम आगे का थोड़ा सा समझते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ अमेंडिंग प्रोसेस, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ से सबसे ज़्यादा सिंगल पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है एक एक चीज़ें। सबसे पहले, सिर्फ यूनियन के पास ही ये पावर है कि वो प्रपोज कर सकता है किसी भी तरीके के अमेंडमेंट को। ठीक है, स्टेट्स के पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड रोल है। ये हम आगे इसके बारे में जानकारी लेंगे कि वो लिमिटेड रोल क्या है। ठीक है, एमपी कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन आइदर हाउस।
किसी भी हाउस में सिर्फ और सिर्फ एमपी ही इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहाँ पे या तो वो गवर्नमेंट बिल होगा या प्राइवेट मेंबर बिल होगा। मैं आपको 2 मिनट लेके समझा देता हूँ गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। देखिए, हमारे जो एमपीज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक जो मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरे जो ओपोजिशन होते हैं, प्लस जो जीती हुई पार्टी के ही लोग होते हैं लेकिन वो मिनिस्टर्स नहीं होते, यानी एमपीज जो विनिंग पार्टी के होते हैं। तो अगर ये लोग प्रपोज कर रहे हैं किसी बिल को, ये लोग किसी बिल को प्रपोज कर रहे हैं तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। और अगर कोई मिनिस्टर प्रपोज कर रहा है उस बिल को तो इसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में। ठीक है। प्रेसिडेंट का सैंक्शन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रोविजंस हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ पे हाँ प्रेसिडेंट का सैंक्शन ज़रूरी होता है, जैसे कि हमें मालूम है आर्टिकल 3 हो गया, मनी बिल्स हो गए, उसमें प्रेसिडेंट का सैंक्शन पहले ही ले लिया जाता है। ठीक है। बट नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल है 368। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन आपको आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है। आप यस नो, तो आप हो सकता है यस लगा के आ जाएं, लेकिन नहीं, किसी भी तरीके से जॉइंट सिटिंग मुझे लगता है आपको मालूम होगा। जॉइंट सिटिंग होती है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठ के किसी बिल पे चर्चा करते हैं तो उसे जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। लेकिन जॉइंट सिटिंग हमें अमेंडमेंट को लेके बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ये फ़ायदा हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके। चलिए ठीक है। इट मस्ट बी पास्ड सेपरेटली फ्रॉम बोथ हाउसेस। दोनों हाउसेस से, यानी लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा से, दोनों से अलग अलग तरीके से पास होना, मतलब दोनों हाउसेस से अलग अलग पास होना चाहिए, तरीका तो एक ही रहेगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ये पढ़ा था कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, लेकिन हमने ये देखा कि ये पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से सेपरेटली। सेपरेटली पास होने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में ये दिया गया है कि उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। ओवर द टाइम मैं आपको समझाऊंगा सिंपल मेजोरिटी क्या होती है और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ स्पेशल मेजोरिटी क्या है। देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। यानी मान के चलते हैं अभी हाउस में 200 लोग हैं, तो मेजोरिटी क्या होगी, इसकी मेजोरिटी होगी 101 लोग। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, प्लस लिखा है, इस प्लस को ध्यान दीजिएगा, ये और नहीं लिखा है, ये प्लस लिखा है, यानी ये भी होना चाहिए और ये प्लस के साथ ये भी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हमें मालूम है कि हमारी राज्यसभा या लोकसभा बैठती है तो कुछ लोग प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी के पर्सनल चीज़ें होती है तो वो प्रेजेंट नहीं हो पाता। तो क्या चाहिए हमें, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 2/3 लोग आने भी चाहिए और उनकी वोटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें दो चीज़ें साइमल्टेनियसली, ये लिखा हुआ है देखिए, साइमल्टेनियसली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैकेंसी। देखिए, 200 लोग थे, 101 पे तो ये मेजोरिटी पूरी हो जाएगी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की। लेकिन 2/3 के लिए तकरीबन हम मान के चलते हैं यहाँ पे मोटा मोटा 130 लोग चाहिए। यानी अगर इतने लोग भी वोट करेंगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाएगा एक हाउस में। हमें 130 लोग चाहिए, उससे क्या होगा कि टोटल मेंबरशिप तो 101 है, चलिए 130 मिल गया, ये तो पास हो गया। 2/3 हो रही है क्या, हाँ 130 मोटा मोटी पार हो रही है। यानी अगर ये लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है बिल और वहाँ की स्ट्रेंथ 200 है तो हम मान के ये चलेंगे कि लोकसभा से ये बिल 130 वोट्स के साथ पास हो गया। और ये दोनों हाउसेस से अलग अलग तरीके से होना चाहिए, वही लिखा हुआ है, सेपरेटली फ्रॉम बोथ दी हाउसेस। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ 5 मिनट का वक्त और लूँगा और उसके साथ अमेंडमेंट आपका ख़त्म कर दूंगा, जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं और ज़रूर आपसे ही सवाल बनेगा। चलिए लास्ट के कुछ 5 मिनट जिसमें हम सब इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें, है ना। इफ़ देयर इज़ अ प्रोविजन
that is a subject to amendment dealing with center state relation need to be passed by वन फिफ्थ वन, ये गलत लिखा हुआ वन फिफ्थ, ये वन टू है, हाफ स्टेट्स ऑफ द स्टेट्स असेंबलीज विथ सिंपल मेजोरिटी। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर कोई प्रोविजन है जिसका हम अमेंडमेंट कर रहे हैं जो कि डील करता है सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ, और अगर आपको उसको पास कराना है, इसको भूल जाइए, उसको 1/2 यानी 50% स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है जिसको अमेंड करना है, वो प्रोविजन डील करता है सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ, तो उस बिल को, उस अमेंडमेंट को खाली सेंटर पास करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोल सकता, उसके लिए स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके उस प्रोविज़न को हम अमेंड करने जा रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, आधे स्टेट्स यानी मान लीजिए 15 स्टेट्स इंडिया के, उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। हमने यूएसए में देखा, वहाँ अलग प्रोविजन था, सिंपल मेजोरिटी बिल्कुल नहीं थी, इजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे खाली सिंपल मेजोरिटी से पास करके 15 स्टेट उस अमेंडमेंट को थम्स अप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रोविजंस दैट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ 50% स्टेट्स। ठीक है, वो कौन कौन से प्रोविजन है जिसमें 50% स्टेट्स अगर अपना अप्रूवल दे देते हैं तो वो पास हो जाएगा, और इन्हीं प्रोविजंस को लेके हमें सिर्फ स्टेट्स के रेटिफिकेशन चाहिए और किसी भी बिल के अमेंडमेंट को लेके नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो प्रोविजंस। प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्शन को लेके जो कोई प्रोविजन है जिसको आप अमेंड करना चाहते हैं, तो 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन लीजिए। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर स्टेट। कोई एग्जीक्यूटिव पावर है जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ मैटर होता है, या स्टेट की कोई पावर है या सेंटर की कोई पावर है, उसके एक्सटेंट को कम ज़्यादा किया जाता है, तो भी आपको 50% स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। आगे देखिए, प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रोविजंस को लेकर आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, 50% स्टेट का रेटिफिकेशन दे दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर स्टेट। यहाँ हमने एग्जीक्यूटिव पावर का देखा, यहाँ लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर आप कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, 50% स्टेट रेटिफिकेशन दे दीजिए। 4 पॉइंट देख चुके हैं, 5वें पॉइंट पे जाते हैं। एनी अल्ट्रेशन टू शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 आप आज मन में बिठा लीजिए क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों को लेके जो शेड्यूल है वो डील करता है शेड्यूल 7। तो अगर आप इन तीनों लिस्ट में किसी में अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, चले जाइए 50% स्टेट का रेटिफिकेशन लेने। अल्टरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। हमें मालूम है, जैसे मैं एमपी में रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि एमपी की कुछ सीट्स हैं जो पार्लियामेंट में अलॉटेड है। एमपी से कुछ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, कुछ राज्यसभा में जाते हैं, कुछ लोकसभा में जाते हैं। तो अगर आपको उनको बढ़ाना है या घटाना है, या लोकसभा में बढ़ाना है या घटाना है, तो अगर आप अल्टर कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, चले जाइए 50% स्टेट्स के पास रेटिफिकेशन लेने। एनी प्रोविजन रिलेटेड टू 279 है। 279 है क्या है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के मैटर्स को लेके ये प्रोविजन डील करता है। तो अगर आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं जीएसटी को लेके, तो आप चले जाइए 50% स्टेट्स के बाद। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 368, यानी अगर आप अमेंडमेंट के ही प्रोविजन को अमेंड करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि नहीं ये स्पेशल मेजोरिटी से होता है, इसको हम पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी कर देते हैं, यानी आप अमेंडमेंट के प्रोविजन को ही अमेंड करना चाहते हैं, चले जाइए 50% स्टेट्स के पास। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। विद दिस मुझे लगता है आप इसको एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। हमने इसको 14-15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश की है, और अगर आपको समझ में नहीं आया, आप एक दो बार रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और बने रहिए इस चैनल के साथ, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन की घंटी रखिए। थैंक यू।